Hello friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो वही है मुल्क राज आनंद। आज डे 5 है हमारा मुल्क राज आनंद को लेकर, और आज हम मुल्क राज आनंद के जो वर्क्स हैं उनके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, और इसके साथ साथ जो कुछ मेजर कैरेक्टर्स हैं उनके प्रोमिनेंट वर्क्स में उसको लेकर डिस्कशन होगा, और क्रिटिकल कमेंट्स तो कंटिन्यू है ही, तो वो भी कंटिन्यू रहेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितनी ये मैंने 4 डेज की आपको क्लास दी है मुल्क राज आनंद की, और आज ये 5th डे की लास्ट क्लास है, तो दोस्तों अगर आपने इसको ढंग से तैयार कर लिया तो मैं कहता हूं कि मुल्क राज आनंद को तो आप बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को देर ना करते हुए, और आज के जो पॉइंट्स हैं वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। मुल्क राज आनंद इज मैनी पर्सन्स। मुल्क राज आनंद जो है वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक के अंदर बहुत सारे व्यक्ति उसमें छुपे हुए हैं। कौन कौन है? नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, आर्ट क्रिटिक, ऑथर ऑफ पर्शियन पेंटिंग, एंड द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट, and former chairman ऑफ ललित कला अकादमी। मुल्क राज आनंद इज मैनी पर्सन्स। मुल्क राज आनंद जो है वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि बहुत सारे व्यक्ति उनके अंदर समाये हुए हैं। नॉवलिस्ट हैं वो, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, क्रिटिक हैं, ऑथर ऑफ पर्शियन पेंटिंग है, एंड हिंदू व्यू ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर है, एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ ललित कला अकादमी। सो हु सेज इट? कौन, किसने इस बात को कहा? तो दोस्तों आपका आंसर होगा KR अयंगर। KR श्रीनिवासा अयंगर, याद रख लेना, KR अयंगर याद रख लेना। KR श्रीनिवास अयंगर ने इस बात को कहा है, इसे माइंड में आप बिठा लीजिए। किसने कहा है? KR श्रीनिवास अयंगर ने इस बात को बोला है कि मुल्क राज आनंद जो है, मुल्क राज आनंद कोई एक व्यक्तित्व तो नहीं है, बल्कि कोई एक पर्सन नहीं है, उनके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो समाये हुए हैं। अब कौन कौन समाया हुआ है दोस्तों, ये आपको देखना है। इसमें नॉवलिस्ट समाये हुए हैं, इसमें शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, इसमें आर्ट क्रिटिक है, इसमें ऑथर ऑफ पर्शियन पेंटिंग एंड हिंदू व्यू ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर है, और इसके अलावा फॉर्मर चेयरमैन ललित कला अकादमी के हैं। जो किसके अंदर है? मुल्क राज आनंद के अंदर। दोस्तों किसने कहा? अयंगर साहब ने कहा। तो KR श्रीनिवास अयंगर ने क्या कहा कि मुल्क राज आनंद एक नहीं बहुत सारे व्यक्ति हैं। इतना माइंड में सेट कर लेना, पूरा कमेंट आपके सेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
Above all there is a मुल्क द मैन। दोस्तों मुल्क का मतलब क्या होता है? मुल्क का मतलब होता है देश, एक राष्ट्र अपना। और यहां पर इतना बड़ा स्टेटमेंट कहा कि सबसे बढ़कर एक मुल्क है, और ये जो कोई मुल्क है, ये कोई कंट्री की बात नहीं हो रही है, ये कहते हैं मुल्क द मैन, एक व्यक्ति है, मुल्क नाम का एक व्यक्ति है। वो कैसा है? हु थिंक्स टू मच, जो बहुत ज्यादा सोचता है, लव्स टू मच, बहुत ज्यादा प्यार करता है, वर्क्स टू मच, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, काम करता है, लाफ टू मच, बहुत ज्यादा हंसता है, आर्ग्यूज टू मच, बहुत ज्यादा आर्ग्यूज करता है, एंड ट्रेवल्स टू मच, बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करता है, एंड टॉक्स टू मच, और वो बहुत ज्यादा बातें करता है। अब इसको आप दिमाग में कैसे बिठाएंगे? ठीक है, इसको आपको देखो ट्रिक मैं बता रहा हूं। यहां पर ये याद रख लेना, कृष्णा ने मुल्क को टू मच कहा, कृष्णा ने मुल्क को टू मच कहा, या फिर कृष्णा ने मुल्कराज आनंद को टू मच कहा। क्या कहा? टू मच कहा। इतना दिमाग में बिठा लेना कि कृष्णा ने मुल्क को टू मच कहा या मुल्कराज आनंद को टू मच कहा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कृष्णा कौन है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, वीके कृष्णा मेनन है। वीके कृष्णा मेनन है। वीके कृष्णा मेनन ने मुल्कराज आनंद को क्या कहा है? वीके कृष्णा मेनन ने मुल्कराज आनंद को टू मच कहा है। क्या कहा है दोस्तों? टू मच कहा है। किसने कहा है? वीके कृष्णा मेनन ने। वीके कृष्णा मेनन ने मुल्कराज आनंद को टू मच कहा है। अब टू मच कहा, ये ट्रिक है। बाकी टू मच किस चीज में कहा है? सोचने में टू मच है, प्यार करने में टू मच है, काम करने में टू मच है, लाफ करने में टू मच है, आर्ग्यूज करने में टू मच है, तो ट्रैवल करने में टू मच है, टॉक करने में टू मच है। तो कुल मिलाकर टू मच कौन है दोस्तों? टू मच है मुल्कराज आनंद। और किसके मुल्कराज आनंद? कृष्णा के मुल्कराज आनंद टू मच है। इतना याद कर लेना। या फिर कृष्णा ने मुल्कराज आनंद को टू मच कहा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आ गया हो तो कमेंट करके रिप्लाई भी दे दें कि आपको समझ में आ गया है, और फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। When he talks to you alone or even in the company, there is an ancient mariner like quality about him, for verily he holds you with his glittering eyes. जब आप उससे बातें करते हैं, उससे मतलब ही स्टैंड्स फॉर मुल्कराज आनंद। ये भी क्वेश्चन आ सकता है ही किसके लिए है, तो आपका आंसर दोस्तों क्या होगा? मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद के लिए ये ही स्टैंड किया गया है। तो व्हेन ही टॉक्स टू यू अलोन और इवन इन द कंपनी, देयर इज एन एंशिएंट मैराइनर लाइक क्वालिटी अबाउट हिम। जब आप उससे अकेले में या जो है लोगों के बीच में बातें करते हैं, तो उसके बीच में मतलब ऐसा लगता है कि उसके अंदर कैसी क्वालिटी है? एंशिएंट मैराइनर जैसी क्वालिटी है, और क्योंकि वो आपको अपनी ग्लिटरिंग आइस के इफेक्ट से रोक लेगा। अब दोस्तों इस कमेंट को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा सैमुअल टेलर कॉलेज की पोएम राइम ऑफ एन एंशिएंट मैरिनर की तरफ। आपने उसमें एक लाइन सुनी होगी, ही स्टॉप्ड वन ऑफ द वेडिंग गाइस विद हिज ग्लिटरिंग आइज, कि उसने तीन में से
तीन में से एक वेडिंग गेस्ट को रोक लिया। और दोस्तों कैसे रोक लिया? रोक लिया अपनी चमचमाती आंखों से। किसने रोका था? एक एंशिएंट मैरिनर, जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, बूढ़ा नाविक था, उसने रोक लिया। एंड ही क्वेट देयर वाज अ शिप, और फिर उसने कहा कि एक जहाज था। उसने कहा एक जहाज था, लेकिन जो ये वेडिंग जो ये था, क्या कहते हैं, जो आई मीन टू से रिलेटिव जो था, ये आया था, जो वेडिंग गेस्ट हम कहेंगे, हाँ, जो ये वेडिंग गेस्ट था, वेडिंग गेस्ट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, भाई उसकी पता नहीं क्या ये मैरिनर मुझे बताना चाहता है। तो वो उससे कहता है, वो जो मैरिनर है, मैरिनर से वो वेडिंग गेस्ट कहता है, कांट यू हियर द मैरी बैसून, क्या तुम्हें वो शहनाइयों की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही? ठीक है। और इसके साथ साथ वो ये कहता है, ऑल द गेस्ट आर मेस्ड एंड फीस्ट इज सेट एंड वेडिंग गेस्ट स्टार्टेड बीटिंग हिज ब्रेस्ट। वो ये कहता है कि देखो जितने जो मेहमान हैं वो आ चुके हैं, शहनाई बज रही है और दावत बिल्कुल तैयार है, लेकिन ये जो बेचारा वेडिंग गेस्ट है ये क्या कर रहा है? ये अपनी छाती पीट रहा है। और बूढ़ा व्यक्ति अपनी कहानी उसको सुनाना चाह रहा है, जब पहले तो उसने उसको क्या किया? He holds him with his skinny hand, अपना वो जो खाल लटका हुआ सा बुढ़ापे वाला हाथ था उससे उसको थाम लिया। लेकिन जब उसने उससे कहा, ओ ग्रे बियर्ड लून लेफ्ट माई हैंड, तो मेरे हाथ को छोड़ दो, तो एट सून ही लेफ्ट हिज हैंड, और तुरंत ही उसने उसका हाथ छोड़ दिया। बट होल्ड हिम विद ग्लिटरिंग आईज, लेकिन उसको थामे रखा। किससे? चमचमाती हुई अपनी आंखों से उस मैरिनर ने उस वेडिंग गेस्ट को थामे रखा था। तो दोस्तों जिस प्रकार से उस मैरिनर के अंदर पार थी किस चीज की? उनको रोकने की, लोगों को ग्लिटरिंग आईज थे, उसी प्रकार से यहां पर कंपैरिजन किया गया है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर से मुल्कराज आनंद को, कि मुल्कराज आनंद के अंदर भी ऐसी क्वालिटी थी जो कि एक मैरिनर, एंशिएंट मैरिनर की तरह लगती है एसटी कॉलेज के। तो ये बात दोस्तों किसने कही है? तो ये भी वीके कृष्णा मेनन ने कही है। वीके कृष्णा मेनन ने कहा है इस बात को भी। किसने कहा है? वीके कृष्णा मेनन अबाउट मुल्कराज आनंद। वीके कृष्णा मेनन ने मुल्कराज आनंद के बारे में इस बात को कहा है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी मैं आपको ये पॉइंट्स आपको तैयार करा रहा हूं, ये केवल आपके यूपी टीजीटी के लेवल के ही नहीं दोस्तों, इसमें DSSB की अगर जो हम बात करें केवीएस की बात करें, एनवीएस की बात करें, तो उस लेवल पे इवन नेट एग्जाम में भी इसमें पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको ये पॉइंट्स तैयार करा रहा हूं। तो आप इनको अच्छी तरह से स्टडी करें। ये जो 5 डेज की आपकी क्लास मुल्कराज आनंद की हुई है, ये बहुत स्पेसिफिक है और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। Excuse me, I have an urgent call, so that's why I have to attend it. So just wait for 2 minutes. चलो कोई नहीं दोस्तों, फोन कट गया है और दोबारा आता है तो मैं देख लूँगा। एक्चुअली अर्जेंट था, अदरवाइज आपने देखा होगा मैं पिक नहीं करता हूँ क्लास में फ़ोन, बट देयर इज़ एन अर्जेंट कॉल, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट, बट देखते हैं, जस्ट लेट्स वेट। आता है तो कर लेते हैं, क्योंकि आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हमने कही, एक तो टू मच वाली बात याद रख लेना कि मुल्कराज आनंद टू मच है, और दूसरा याद रख लेना राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर की तरह मुल्कराज आनंद है, अपनी ग्लिटरिंग आइज से रोकने की पावर वो रखते हैं।
एक्सक्यूज मी। तो बात हम कर रहे थे, ही इज अ ह्यूमनिस्ट बिकॉज ही राइटली थिंक्स दैट सिंस मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स हैव बीन क्रिएटेड बाय मैन दे कैन आल्सो बी सॉल्व्ड बाय मैन। बहुत अच्छी बात मुल्कराज आनंद कहते हैं। और क्या कहते हैं, मतलब मुल्कराज आनंद के बारे में कहा जाता है ही इज अ ह्यूमनिस्ट, वो एक ह्यूमनिस्ट है। क्यों ह्यूमनिस्ट है? बिकॉज ही राइटली थिंक्स, क्योंकि वो सोचते हैं, वो मानते हैं दैट सिंस मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स हैव बीन क्रिएटेड बाय मैन, कि अधिकतर हमारी जो प्रॉब्लम है हम हमारे अपने द्वारा ही क्रिएट की जाती हैं, एंड कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाय मैन, और इनको सॉल्व किया जाता है किसके द्वारा? हमारे अपने द्वारा ही इनको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वीके कृष्णा मेनन ने किसके बारे में कहा है? मुल्कराज आनंद के बारे में कहा है, उनसे जुड़ी हुई बातों के बारे में कहा है। किसने? वीके कृष्णा मेनन ने इस बात को कहा है। किसने कहा है दोस्तों? वीके कृष्णा मेनन ने इस बात को कहा है। क्या कहा है? ही इज अ ह्यूमनिस्ट बिकॉज ही राइटली थिंक्स दैट सिंस मोस्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स हैव बीन क्रिएटेड बाय मैन दे कैन आल्सो बी सॉल्व्ड बाय मैन, सेड बाय वीके कृष्णा मेनन। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। और मुल्कराज आनंद के बारे में इस बात को कहा गया है बाय वीके कृष्णा मेनन। इज दैट क्लियर? तो अब आगे बढ़ेंगे हम दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुल्कराज आनंद के जो पीछे अपने लाइफ से जुड़े हुए पॉइंट्स याद करे थे, उनकी रियलिस्टिक लाइफ को लेकर और उनकी अप्रोच को लेकर, उन सभी को बड़े ध्यान से आपको तैयार करना है। मैं ये कहता हूं कि 2 या 3 बार वीडियो को पढ़ ले, मतलब सुन लेना, तो आपके अपने आप ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसको देखिए आप, ही ऑब्टेन द डॉक्टरेट डिग्री इन फिलॉसफी। इन्होंने जो इनकी डॉक्टरल डिग्री थी दोस्तों, वो किस में ली थी? इनकी डॉक्टरल डिग्री इनको मिली थी, यानी कि डॉक्टरेट की जो डिग्री इनको मिली पीएचडी की, वो फिलॉसफी में थी। एंड रेड राधा कृष्णाज इंडियन फिलॉसफी, और इन्होंने स्टडी किसकी की थी? स्टडी की थी राधा कृष्णन की इंडियन फिलॉसफी की स्टडी की थी। देखा दोस्तों कितना कॉम्प्लिकेटेड सा है, और किस प्रकार से, मतलब किस चीज में तो रिसर्च की,
लेकिन आइडियोलॉजी और फिलॉसफी की बात करेंगे तो उसकी जस्ट अपोजिट इनकी फिलॉसफी हमें देखने को मिलती है। और क्या? एंड रेड राधाकृष्णा's इंडियन फिलॉसफी, हिज थीसिस वाज ऑन द फिलॉसफी ऑफ बेर्कली, ह्यूम एंड रसेल। और इनकी जो थीसिस थी यानी कि पीएचडी का जो टॉपिक था वो किस पर था? बेर्कली, ह्यूम और रसेल की फिलॉसफी पर था, जो फिलॉसफी राधाकृष्णन की फिलॉसफी से बिल्कुल अपोजिट है। तो कुल मिलाकर एक जादूगर कह सकते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति थे राधाकृष्णन कि पढ़ते कुछ और थे, सोचते कुछ और थे, स्टडी कुछ और करते थे। मतलब अलग अलग रूप में उनको अलग अलग वे में देखा जा सकता है। वेस्टर्न फिलॉसफी को स्टडी किया, उस पर रिसर्च की, और जो वास्तव में पढ़ते थे वो इंडियन फिलॉसफी को पढ़ते थे, राधाकृष्णन को पढ़ते थे, और जो उनकी डॉक्टरेट डिग्री है वो भी फिलॉसफी में थी। तो इतना आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और किसने कहा? ये एल.आर. पुरी ने कहा। तो कुल मिलाकर याद रख लेना कि पुरी ने बताया कि राधाकृष्णन जो थे, राधाकृष्णन ने जो वेस्टर्न फिलॉसफी पर रिसर्च की थी और इंडियन फिलॉसफी राधाकृष्णन को स्टडी करते थे। सॉरी, मुल्कराज आनंद ने वेस्टर्न फिलॉसफी पर तो रिसर्च की और इंडियन फिलॉसफी यानी कि राधाकृष्णन को वो स्टडी करते थे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। और क्या है? द इंटरनेशनल पीस प्राइज of the World Peace Council for promoting understanding among the nations of the world through his creative work. He was awarded the International Peace Prize for the World Peace Council for promoting understanding among the nations of the world through his creative work. अपने क्रिएटिव वर्क से कुल मिलाकर एक शांति की लहर दौड़ाने के लिए इनको अवार्ड दिया गया था। किस चीज का? इंटरनेशनल पीस प्राइज का। कौन सा अवार्ड दोस्तों? इंटरनेशनल पीस प्राइज इनको दिया गया था। और ही वॉज अवॉर्डेड द इंटरनेशनल पीस प्राइज। इसमें आप एक चीज ऑफ कर लीजिए, पीस प्राइज ऑफ द वर्ल्ड पीस काउंसिल इन 1952। कब? इन 1952। in 1952 for promoting understanding among the nations of the world through his creative work. आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि इनको कौन सा ये प्राइज मिला, पीस प्राइज किसको मिला, तो पीस प्राइज मिला मुल्कराज आनंद को मिला, ठीक है ना, ये मुल्कराज आनंद को मिला था पीस प्राइज। आगे बढ़ते हैं।
ये है आनंद इज नॉट ओनली अ राइटर, नॉट ओनली एन आर्ट क्रिटिक एंड फिलोसोफर बट ऑल्सो एन एक्टिव फाइटर फॉर द मॉडर्न मूवमेंट इन आर कंट्री। आनंद जो है वो केवल एक राइटर नहीं है, केवल एक आर्ट क्रिटिक नहीं है, और बल्कि वो क्या है, वो एक एक्टिव फाइटर भी है, फिलोसोफर है, और उसके साथ साथ वो एक एक्टिव फाइटर है फॉर द मॉडर्न मूवमेंट इन आर कंट्री। किस चीज के लिए? आधुनिक मूवमेंट के लिए हमारे देश में, तो उसके लिए एक फाइटर भी आनंद रहे हैं। तो ये सज्जाद जाहिर ने कहा है दोस्तों, सज्जाद जाहिर ने इस बात को कहा है। Of all his novels, Untouchable is the most compact and artistically satisfying। ये बात किसने कही है कि जो सभी नॉवेल्स में देखा जाए तो जो अनटचेबल है इनका वो मोस्ट कॉम्पैक्ट है और आर्टिस्टिकली वो सेटिस्फाइंग है। तो ये बात दोस्तों किसने कही है? ये बहुत ही एक स्पेशल कमेंट किया गया है। तो ये बात कही है डॉक्टर अयंगर ने। डॉक्टर अयंगर ने इस बात को कहा है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ये आपको मालूम ही है कि कुली को जो है एक कैरेक्टर नॉवल के रूप में देखा जाता है। कुली कैसा नॉवल है? एक कैरेक्टर नॉवल है दोस्तों। और अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर इनके कुछ वर्क्स को लेकर। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे अनटचेबल की। अनटचेबल जो कि 1935 में इनका वर्क ये पब्लिश हुआ, अनटचेबल। और अनटचेबल जो है दोस्तों ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अनटचेबल, अनटचेबल जो इनका वर्क है वो रिप्रेजेंट करता है बाखा की लाइफ को। सबसे पहले तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को, समाज में जो फैला भेदभाव है उसको दर्शाता है अनटचेबल। ठीक है ना। अनटचेबल क्या है? अनटचेबल स्टोरी है प्रोटोगोनिस्ट बाखा की लाइफ की। बाखा जो कि एक ऐसा लड़का है वो उस मतलब जो भेड़ चाल चली आ रही है ना, जो उनका काम है वो उस काम को नहीं करना चाहता है और इसके खिलाफ वो आवाज उठाता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन समाज के इस दायरे में उसकी आवाज को कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। और लास्ट में थोड़ा बहुत सुकून उसको तब मिलता है जब वो महात्मा गांधी की स्पीच को सुनता है, तब उसको थोड़ा सा सुकून मिलता है इस चीज को लेकर। तो दोस्तों इसमें पंडित कालीनाथ, बाखा, राखा, लाखा, सोहिनी, ये मेन कैरेक्टर्स, कर्नल हचिनसन, ठीक है, और हवलदार चरत सिंह, ये मेन कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। और किसमें? जो इनका वर्क है हमारा अनटचेबल में। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कुली की। कुली जो इनका जो ये वर्क है ये एक पिकारेस्क नॉवल है। पिकारेस्क नॉवल यानी कि पिकारो की कहानी। अब पिकारो कौन होता है? पिकारो होता है रोग और नेव ऑफ सोसाइटी, समाज का सताया हुआ व्यक्ति, समाज का एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ शोषण किया जाता है, जो शोषण का शिकार बनता है उसको रोग कहा जाता है। तो ये वो कहानी है जिसका किरदार दोस्तों कौन है? मुन्नू है, 14 वर्ष का एक लड़का मुन्नू।
जो कि अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है हिमाचल के एक छोटे से गांव बिलासपुर से, और बिलासपुर से कहाँ जाता है, बिलासपुर से वो शामनगर जाता है, शामनगर से दौलतपुर जाता है, दौलतपुर से मुंबई जाता है, मुंबई से शिमला जाता है और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है। तो कुल मिलाकर उसकी लाइफ की जो सफरिंग्स है ना उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, उसके कष्टों को दर्शाया गया है इसमें। और इसमें अक्सर क्वेश्चन कैरेक्टर्स को लेकर मुन्नू के बारे में पूछा जाता है कि मुन्नू किस प्ले का किरदार है, तो आपका आंसर होगा कुली। कुली कैसा एक वर्क है, तो आपका आंसर होगा पिकारेस्क्यू नॉवल है कुली, और ये एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सोसाइटी को दर्शाता है। मुन्नू इज द विक्टिम ऑफ सोसाइटी, मुन्नू विक्टिम ऑफ सोसाइटी है एंड मुन्नू, और जो कुली है, कुली इज ए कैरेक्टर नॉवल, कुली एक कैरेक्टर नॉवल के रूप में बताया गया है। अब इसके बाद ये जो नॉवेल है दोस्तों, इसको क्रॉस सेक्शन ऑफ इंडिया का नॉवेल भी डॉक्टर अयंगर ने कहा है कि ये क्रॉस सेक्शन ऑफ इंडिया का नॉवेल है, और जो कि एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है समाज में किस प्रकार से लोगों का, एक लेबर कम्युनिटी का शोषण किया जाता है, उस चीज को ये दर्शाता है। और इस प्रकार इसके साथ साथ जो ये चाइल्ड लेबर है उसको भी रिप्रेजेंट करता है कुली। इसके बाद दोस्तों आता है टू लीव्स एंड अ बर्ड। अब टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये कि व्हाट टाइप ऑफ नॉवेल इज टू लीव्स एंड अ बर्ड। ये टू लीव्स एंड अ बर्ड जो है ये किस प्रकार का नॉवेल है, किस प्रकार का ये उपन्यास है, तो योर आंसर विल बी अ ड्रामेटिक नॉवेल। याद रख लेना, ये जो टू लीव्स एंड अ बर्ड, टू लीव्स एंड अ बर्ड कैसा नॉवेल है, आंसर विल बी ड्रामेटिक। दोस्तों ये ड्रामेटिक नॉवेल है, कैसा नॉवेल है, ड्रामेटिक नॉवेल है। टू लीव्स एंड अ बर्ड इज अ ड्रामेटिक नॉवेल। कैसा नॉवेल है दोस्तों, ये एक ड्रामेटिक नॉवेल है, और ये किस चीज को दर्शाता है, प्लाइट ऑफ द लेबरर्स, प्लाइट ऑफ द लेबरर्स इन असम ऑफ टी प्लांटेशन। जो टी प्लांटेशंस होते हैं, टी प्लांटेशन का इसमें दृश्य दर्शाया गया है। असम का ये नॉवेल है, ठीक है ना, असम की पृष्ठभूमि है, तो याद रख लेना। तो ये उनकी लाइफ को रिप्रेजेंट करता है टी प्लांटेशन, और इसका प्रोटोगोनिस्ट कौन है, ये भी क्वेश्चन आता है कि इसका प्रोटोगोनिस्ट कौन है। टू लीव्स एंड अ बर्ड का प्रोटोगोनिस्ट कौन है, तो आपका आंसर होगा गंगू। कौन है इसका प्रोटोगोनिस्ट, गंगू की लाइफ की कहानी है। गंगू जो कि एक पंजाबी फार्मर है। गंगू कैसा फार्मर है, गंगू एक पंजाबी फार्मर है, और ये टी प्लांटेशन में जाता है, मतलब काम की तलाश में ये असम में टी प्लांटेशन के लिए जाता है। उसकी जो वाइफ है सजनी है, ठीक है ना, गंगू की वाइफ क्या है, सजनी है, और उसकी बेटी लीला है। वाइफ का नाम क्या है, सजनी है, बेटी का नाम क्या है, लीला है। और वो जब जिस प्लांटेशन में काम करता है वहीं पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है रेगी। रेगी का मन आ जाता है लीला के ऊपर, लीला यानी कि गंगू की बेटी के ऊपर रेगी का मन आ जाता है, और वो एक दिन उसके साथ रेप कर देता है। तो यहां पर ये कंडीशन जो है ये एक हैवॉक में चेंज होती है, और ये किस प्रकार से दिखाया गया कि किस प्रकार से जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो माइनर कम्युनिटी का किस प्रकार से शोषण करते हैं, उसकी ये पिक्चर यहां पर दिखाई गई है। तो कुल मिलाकर जो मतलब लीला का वो क्या करता है, लीला का रेप कर देता है, और इसके अलावा जो लीला है उसकी मृत्यु हो जाती है। और उधर दूसरी तरफ जो गंगू की वाइफ है वो भी डिसीज की वजह से मर जाती है, ठीक है, गंगू की वाइफ जो है वो डिसीज की वजह से मर जाती है। और इसके अलावा जो गंगू है, गंगू को रेगी के द्वारा मार दिया जाता है। तो ये कहानी है हमारे टू लीव्स एंड अ बर्ड की। इसके मेजर कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए, गंगू है, लीला है, रेगी है, ठीक है, और इसके अलावा सजनी का कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर्स हैं इसमें टू लीव्स एंड अ बर्ड में। और स्टोरी मेन टी प्लांटेशन की है, जहां पर जो है ये लोग वर्क करते हैं। वहां पर रेगी का मन लीला पर आ जाता है, वो उसका रेप कर देता है, और इसमें जो ये है लीला, लीला की डेथ हो जाती है। और उधर जो सजनी है, सजनी भी जो है वो डिसीज का शिकार हो जाती है, एक बीमारी का शिकार बन जाती है, और उधर इसकी हत्या रेगी के द्वारा कर दी जाती है जो गंगू है। तो कुल मिलाकर एक इस प्रकार का एक
अंत होता है इसका, एक पैथेटिक नॉवल है, गंगू की लाइफ को रिप्रेजेंट करने वाला। और गंगू किस चीज का विक्टिम है दोस्तों, क्वेश्चन आता है गंगू इज द विक्टिम ऑफ, गंगू किस चीज का विक्टिम है। जैसे कि मुन्नू जो था, मुन्नू किस चीज का विक्टिम था, मुन्नू इज विक्टिम ऑफ सोसाइटी, मुन्नू समाज का विक्टिम है। उसी प्रकार से गंगू कैपिटलिस्ट का विक्टिम है, तो गंगू इज द विक्टिम ऑफ कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म का विक्टिम कौन है, आपका आंसर होगा गंगू, गंगू है कैपिटलिज्म का विक्टिम। अब इसके बाद दोस्तों हमारी एक ट्रिलॉजी आती है, ठीक है ना, ये एक ट्रिलॉजी है जिसको मतलब हर कहानी में इसको आगे बढ़ाया गया है। इसमें विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स एंड द स्वॉर्ड एंड सिकल्स, तीन आती हैं ट्रिलॉजी में, ध्यान रख लेना कौन कौन सी। एक तो विलेज, ये मुल्कराज आनंद की ट्रिलॉजी में माना गया है। नंबर 1 इज विलेज, नंबर 2 अक्रॉस द ब्लैक वाटर एंड द थर्ड इज द स्वॉर्ड एंड द सिकल। तीसरा कौन सा है, स्वॉर्ड एंड सिकल है। तो ये इनकी ट्रिलॉजी आती है मुल्कराज आनंद की। और इसमें जो प्रोटोगोनिस्ट है, क्योंकि इससे अधिकतर केवल एक क्वेश्चन ये बनकर बनता है कि इसका प्रोटोगोनिस्ट कौन है, तो आपका आंसर होगा लालू, लालू इसका प्रोटोगोनिस्ट है। कौन है इसका प्रोटोगोनिस्ट, लालू इसका प्रोटोगोनिस्ट है, ठीक है। कौन है प्रोटोगोनिस्ट दोस्तों, लालू प्रोटोगोनिस्ट है किसका, इनकी ट्रिलॉजी का, जो अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स है या फिर स्वॉर्ड एंड सिकल्स है या विलेज है, इसका जो प्रोटोगोनिस्ट है वो लालू का किरदार है। और नंदपुर गांव है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर्स ऑफ आर्ट्स। लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर्स ऑफ आर्ट, इस नॉवेल को ट्रेजिक नॉवेल का दर्जा दिया गया है। लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर्स ऑफ आर्ट को कैसा नॉवेल माना गया है, ये एक ट्रेजिक नॉवेल माना गया है। ये एक नूर की कहानी है। अब ये नूर किसी लड़की का नाम नहीं है दोस्तों, नूर जो है यहां पर एक स्कॉलर का नाम है, एक स्कॉलर का नाम जिसने एमए की डिग्री ली है। नूर ने एमए पास की है और एमए पास करने के बाद ये क्लर्क ऑफिस में, मतलब एक क्लर्क के रूप में काम करने लगता है पोस्ट ऑफिस में। और वहां पर इस मतलब जो ये एक काम करता है ना, मशीनरी का जो वर्क है इसका, और मतलब कुल मिलाकर एक मैकेनिकल टाइप का वर्क इसको वहां पर करना होता है, बहुत मेहनत करनी होती है। तो जो हार्ड वर्किंग मतलब ये बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है। और कुल मिलाकर जो ये व्यक्ति है नूर, इसको मशीन्स के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता। जैसे आप जानते हैं कि आप पोस्ट ऑफिस में पहले टाइपराइटर्स वगैरह इनके टाइम में यूज होते थे और अदर मशीन्स छोटी मोटी। अब तो आजकल तो पूरा ही आप देखेंगे कि कितना डिजिटलाइजेशन आ चुका है, कितना चेंजेस हो चुका है। बट उस समय वहां के लोगों को मतलब एक्सेप्ट करना बड़ा कठिन सा लगता था इन चीजों को, लेकिन करते थे। तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती थी कि मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी। और सुबह से शाम की मेहनत तो है ही है देखो नौकरी में। तो वो उस मेहनत से एक तरह से परेशान हो गया था और उस परेशानी की वजह से उसको टीबी की बीमारी हो गई थी। ध्यान रखना नूर किस बीमारी से पीड़ित हुआ था, टीबी की। और एक चीज और ध्यान रखना, मुन्नू जो था, मुन्नू भी टीबी की बीमारी का शिकार हुआ था। लास्ट में जाकर उसको भी टीबी की बीमारी हो गई थी, मुन्नू को भी क्या हुई थी, टीबी की बीमारी हो गई थी। और ये बिस्तर पर आ गया, जो नूर था वो बिस्तर पर आ जाता है। और जो उसकी जो एम्बिशंस होती हैं उनकी सभी की मृत्यु हो जाती है। फिर वो उसके बाद वो अपने बचपन को याद करता है, अपनी माँ की मृत्यु को याद करता है कि किस प्रकार से उसके टीचर के द्वारा उसको पीटा जाता था और फिर किस प्रकार से उसने बाद में एक कॉलेज को ज्वाइन किया और फिर उसके बाद में ये बर्डन में बंध गया और ये मानता है कि मैंने जो अरेंज मैरिज की वो बिल्कुल गलत की, उससे मैं एक बंधन में बंध गया, लाइफ के बंधन में बंध गया और इसको एक डॉटर भी हुई। और इसके बाद मेंटल एगोनी में आकर, फ्रस्ट्रेशन में आकर ये जो नूर है इसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये नूर की कहानी है। कौन सी कहानी? लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर्स ऑफ आर्ट्स। लेमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर्स ऑफ आर्ट्स किसकी कहानी है? नूर की कहानी। केवल और केवल वो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो बातें, वो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वर्क से रिलेटेड भी उन पॉइंट्स को, उन कैरेक्टर्स को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। अब इसके बाद हम बात करते हैं प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस की। प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये कहानी है विक्टर की। ध्यान रखना, विक्टर द इंडियन प्रिंस। ये क्वेश्चन आता है कि प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस में प्रिंस कौन है, तो आपका आंसर होगा विक्टर। क्या आंसर होगा? विक्टर। विक्टर ही है इंडियन प्रिंस। कौन है इंडियन प्रिंस? विक्टर इंडियन प्रिंस है। और वन ऑफ द माइनॉरिटी ऑफ राजास में से विक्टर आता है। विक्टर किस में से आता है? वन ऑफ द माइनॉरिटीज ऑफ इंडियन राजास में से आता है। अब दोस्तों ऐसा नहीं कि विक्टर की शादी नहीं हुई,
ठीक है ना, विक्टर की शादी नहीं हुई, बल्कि शादी के बाद में जो विक्टर था, शादी के बाद में वो नाजायज संबंध में पड़ गया, इलीगल रिलेशंस में वो पड़ गया, और उसका जो संबंध था वो किसके साथ था, गंगा देवी। और जो ये गंगा देवी है दोस्तों, गंगा देवी को उसकी क्लियोपेट्रा माना गया। याद रखना, गंगा देवी को क्या माना गया, उसकी क्लियोपेट्रा माना गया, उसकी डार्क लेडी माना गया। ये क्वेश्चन बनता है कि विक्टर की मिस्ट्रेस गंगा देवी को किससे कंपैरिजन की जाती है, तो आपका आंसर होगा क्लियोपेट्रा एंड डार्क लेडी। ये दोनों ही शेक्सपियर के किरदार हैं, एक तो एक्चुअल लाइफ का है डार्क लेडी तो, और क्लियोपेट्रा उनके वर्क का किरदार है एंटोनियन क्लियोपेट्रा से। और वही उसी तरह से यहां पर विक्टर की लाइफ में भी ये दोनों आई, और इस तरह से आई, मतलब सॉरी, ये गंगा आई और इस प्रकार से आई कि वो सब कुछ बहा के ले गई, उसका सब कुछ छीन कर ले गई। मतलब वो अपने इस चक्कर में इतना बर्बाद हो गया कि उसका जो पैसा, शोहरत, नाम सब जाता चला गया। एंड द डे केम, और एक दिन वो आया कि उससे सब कुछ छिन गया, एंड ही बिकेम मैड। और वो क्या हो गया, वो पागल बन गया। तो दोस्तों ये एक आउटलाइन मैंने बात बताई आपको किसकी, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस से, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस बाय मुल्क राज आनंद। ठीक है ना, ये किसका है, मुल्क राज आनंद का है। ब्रीफ में चीजें बता रहा हूं, बहुत स्ट्रेटेजी को मैंने चेंज किया है, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता हूं, रोकने की कोशिश करता हूं कि केवल उन मुद्दों पर बात की जाए, क्योंकि पीजीटी का सिलेबस ज्यादा है दोस्तों, आप भी जानते हैं। उन मुद्दों पर बात की जाए जो एग्जाम के लिए सटीक है और जो आपके क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, उन्हीं को पढ़ाता हुआ चलता हूं। और फिर भी देखो 4 से 5 दिन फिर भी लग गए, कितना ही कर ले, हो नहीं पाता। 7 समर्स की हम बात करते हैं, तो जो ये 7 समर्स है, ये आनंद के फर्स्ट 7 एक्सपीरियंसेस को दर्शाता है चाइल्डहुड के। तो कुल मिलाकर 7 समर्स जो है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। ध्यान रख लेना, 7 समर्स कैसा वर्क है, 7 समर्स इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ मुल्क राज आनंद। ठीक है, ये मुल्क राज आनंद का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जिसमें वो अपने परिवार को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो नेम है वो बिल्कुल अलग दिखाए गए हैं, जैसे अली, छोटा स्वीपर, बाखा, ये सभी इसमें आ जाते हैं। अब इसके बाद दोस्तों आता है द ओल्ड वुमेन एंड द काउ। ओल्ड वुमेन एंड द काउ का कैरेक्टर, जो ये नॉवेल है, ये अपने आप में बहुत यूनिक नॉवेल है, क्योंकि ये कहां से लिया गया है, ये हमारा जो एपिक है रामायण इसकी सोर्स है मेन। और जो इसमें गौरी का किरदार है दोस्तों, गौरी रिजेंबल्स गॉडेस सीता, उसको तुलना की गई है, वो सिंबल है किसका, गॉडेस सीता का सिंबल के रूप में गौरी को दिखाया गया है। गौरी एक विलेज वुमेन है, ठीक है ना, गौरी जो है वो एक विलेज वुमेन है, और इसका जो हस्बैंड है वो है पांची जो है इसका हस्बैंड है। और वो एक गौरी की मुलाकात, क्योंकि उसके घर में उसका शोषण होता है, उसका हस्बैंड उसके साथ सही व्यवहार नहीं करता, उसकी सास उसके साथ सही व्यवहार नहीं करती, तभी गौरी की मुलाकात होती है कर्नल महेंद्र से, जो कि एक डॉक्टर है बाय प्रोफेशन। तो डॉक्टर कर्नल महेंद्र से गौरी की मुलाकात होती है, और वहां पर जो गौरी है, गौरी को बेच दिया जाता है एक साहूकार को बेच दिया जाता है। वो साहूकार गौरी के साथ गलत करने की कोशिश करता है, लेकिन गौरी कभी भी उसकी डिजायर्स को हावी नहीं होने देती, कहने का मतलब उसके सपने को पूरा नहीं होने देती जो गौरी है। और फिर उसके बाद वो एक दिन गांव लौट आती है। जब वो गांव लौट कर आती है तो उसका जो हस्बैंड है वो उससे कहता है कि अपनी पवित्रता को वो प्रूव करे, जैसे कि सीता मां से कहा गया था, उसी प्रकार से गौरी से कहा जाता है कि अपनी पवित्रता को प्रूव करे कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। तो अब इस पर गौरी क्या करती है, गौरी सोचती है कि कुछ बोलने से अच्छा है कि वो यहां से निकल जाए, और वो वहां से निकल जाती है, शहर की तरफ मूव कर जाती है फिर से, और गौरी गांव को छोड़कर फिर से शहर पहुंच जाती है। तो ये कहानी हमारी होती है द ओल्ड वुमेन एंड द काउ से। तो दोस्तों आज मैंने आपको कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स बताए, कुछ मेजर कैरेक्टर्स बताए, स्टोरीज के बारे में बताया, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, पूछे जाते हैं, उन पर हमने डिस्कशन किया। आई होप की जो क्लास है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर बताना। और अब हमारा जो सेशन होगा सैटरडे में दोस्तों, वो लाइव सेशन होगा, और मैं आपको कल का दिन दे रहा हूं पूरा मुल्क राज आनंद को अच्छी तरह तैयार करने के लिए। ठीक है ना, आपको मुल्क राज आनंद को तैयार करना है, और इसी बीच में मैं नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर दूंगा कल से। बट आप मुल्क राज आनंद को तैयार करें, क्योंकि परसों आपका टेस्ट होने वाला है, लाइव टेस्ट, और ये लाइव रिवीजन टेस्ट होगा।
तो जिसमें आपसे मतलब क्वेश्चंस किए जाएंगे मुल्क राज आनंद को लेकर, जो भी बताए हैं, चाहे वो क्रिटिकल कमेंट्स हैं, चाहे वो उसकी लाइफ है, चाहे वर्क से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर आपके जो कैरेक्टर्स से बताए हैं उससे रिलेटेड है, तो सभी प्रकार के क्वेश्चंस वहां पर पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।